सबसे पहले आप सभी को राम राम। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मिशन अंत्योदय में जीपी सर्वेक्षण डेटा कैसे भरें और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मिशन अंत्योदय के ऊपर। जब हम मिशन अंत्योदय पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने आईडी को लॉगिन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड नंबर डाल देती हूँ। अब हम यहाँ पर पासवर्ड नंबर डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर गलत उपयोगकर्ता आईडी या पासवर्ड तो ठीक है पर क्लिक करते हैं और दोबारा से अपने पासवर्ड नंबर को ठीक करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड के सामने जो आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड नंबर देख सकते हैं कि सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने दोबारा से पासवर्ड नंबर डाल दिए हैं और अब यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से पेज खुल कर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास कितने गाँव, जैसे हमारे पास कुल गाँव 1 है, निर्जल गाँव 0, गाँव शुरू नहीं किया है 0, ड्रॉप गांव के रूप में सहेजे गए 0, पूरे किए गए गांव 0। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, कितने गांव आपने पूरे किए हैं, कितने निर्जल गांव हैं, कितना का आप सर्वे कर रहे हो, ये पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई। सर्वर पर अपलोड कितने गांव हैं, आपने कितना शुरू किया है, पूरे गांव की पुष्टि 0। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि जब तक भू संदर्भ के लिए चिन्हित संपत्तियों की सभी बूटेक की गई छवियों को अपलोड नहीं किया जाता तब तक आपकी गणना को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब यहाँ ठीक है पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आता है जीपी सर्वेक्षण डेटा भरें। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर आपको गाँव का चयन करना है, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस गाँव का चयन करना है जिसका आप सर्वे कर रहे हैं। ये फिर यहाँ जारी रखे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो 216% हमने जिसका डाटा अपलोड करना वो हमारे सामने खुलकर आ गए हैं। यहाँ पर हम आपको एक प्रश्न भरकर बताने वाले हैं और इसको कैसे सबमिट करना है इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसके अंदर देने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है राज्य, कि आपका राज्य कौन सा है। तो चलिए हमारा राज्य हरियाणा है तो हम यहाँ पर हरियाणा डाल देते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका ज़िला कौन सा है, तो हमारा ज़िला भिवानी है, हम यहाँ पर भिवानी को सिलेक्ट करते हैं। आपको अपना राज्य और अपना ज़िला, अपनी तहसील और आपकी पंचायत जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है खंड, कि आपका खंड कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा खंड है लुवारू। फिर चौथा प्रश्न आता है ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत कौन सा है, तो हम अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं कुशलपुरा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि क्या यह गांव ग्राम पंचायत ग्राम है, तो यहाँ हाँ यदि है तो हाँ पर क्लिक करें और यदि नहीं है तो नहीं कर दें यहाँ। तो चलिए यहाँ पर हम हाँ करते हैं। पहला ऑप्शन था स्थानीय वितरण, जिसके अंदर 5 प्रश्न पूछे गए थे जिनको हमने भर दिया है। इनको भरने के बाद यदि आप अगला डेटा भरना चाहते हैं तो ठीक है आप लगातार भर सकते हो, और यदि नहीं भरना चाहते हो तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे सेव कर दें। तो इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है मूल मापदंड, और इसके बाद यहाँ पर एक एक करके अलग अलग प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमें पूरा करना है। जैसे पशुपालन, मछली पालन, ग्रामीण आवास, इन सभी की अलग अलग जानकारी हमें अलग अलग स्थानों पर मिलेगी। तो चलिए इनकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी वो आपको बताते हैं। तो चलिए अगला ऑप्शन है हमारा मूल मापदंड। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी जानकारी हमने इसके अंदर डाली थी वो यहाँ ड्राफ्ट के रूप में सेव कर दी थी, ताकि ये डेटा हमारा जो हमने डाला है वो डिलीट न हो, उसको हमें दोबारा न डालना पड़े। तो चलिए अगला ऑप्शन आता है हमारे पास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ क्लिक करके आपको अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो आपको भरना। जैसे हमारा है भिवानी मंदरगढ़, वो हमने यहाँ क्लिक करके इसके अंदर भर दिया है। इसके बाद आता है विधानसभा क्षेत्र, आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। जैसे हमारा यहाँ पर क्लिक करके हमने लोहारू को डाल दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपके गांव की जितनी जनसंख्या वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे हमारे गांव की कुल जनसंख्या 1361, वो हमने यहाँ पर डाल दी है।
इसके बाद आपके गांव में पुरुष कितने हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो चलिए यहाँ पर हमने अपने गांव के पुरुषों की संख्या डाल दिया है। इसके बाद आता है महिलाओं की संख्या। आपको आपके गांव में कितनी महिलाएं उनकी संख्या को यहाँ पर डालना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि गांव में कुल परिवार कितने हैं। आपको यहाँ पर अपने गांव के जितने परिवार उनकी संख्या को डालना है। ये सभी जानकारी आपको आशा वर्कर के पास मिलेगी। आप उनसे जाकर इनके बारे में पूछ सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर सुशासन जीपी सत्र पर पूछे जाने वाले जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जो जानकारी पूछी गई है वो हमें यहाँ पर इकट्ठी करनी है। तो चलिए यहाँ पर सुशासन जीपी सर्वेक्षण पर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में हम पूछ लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाता है और यहाँ पर हमारे सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिसके बारे में हमें ग्राम संगठन की कुछ जानकारी भरनी है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। आपके गांव में कितनी संख्या वो आप यहाँ पर डालिए। जैसे हमारे गांव में 8 है, हमने इसको डाल दिया है। फिर अगला प्रश्न है जीपी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत उन्मुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या कितनी वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे हमने यहाँ पर 10 डाल दिया। लेकिन यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें, ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या से ये कम हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती, इसलिए आपको यहाँ पर कम डालना है। चलिए मैं आगे इसको आपको सही रूप में दिखाती हूँ कि यदि आप इसे अधिक डालते हैं तो आपके सामने किस तरह से ऑप्शन आता है। आप इसमें से अधिकतर जानकारी सरपंच के पास से भी इकट्ठा कर सकते हो और कुछ ऐसी जानकारी हैं जिन्हें आप खुद भी भर सकते हो। जैसे क्या जाति प्रमाण की सुविधा करवाता है, या गांव में आपको आय प्रमाण पत्र की सुविधा करवाता है, या गांव में भवन निर्माण अनुमोदित जारी प्रमाण की सुविधा है। ये कुछ ऐसी प्रश्न है जो आप खुद भी इनको भर सकते हो। इसके अंदर आपको कुछ ऐसी जानकारी भरनी है। यदि आपके गांव में हैं तो ठीक है, और यदि नहीं है तो वो कितनी दूरी पर हैं, वो सभी जानकारी आप खुद से इसके अंदर भर सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो ग्राम सभा से ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई कुछ जो प्रश्न थे वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इनको यहाँ पर ड्राफ्ट सेजा पर क्लिक करके सेव कर देते हैं ताकि जो हमने डाटा इसके अंदर डाला है वो हमारा सेव हो जाए। यदि हम यहाँ पर डाटा सेव नहीं करते हैं तो हमारा जो डाटा हमने इसके अंदर डाला है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने डाटा को सेव ज़रूर करें ताकि आपका डाटा डिलीट न हो। तो चलिए अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा भूमि कृषि और भूमि विकास। इसके ऊपर यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने ये प्रश्न निकल कर आ गए हैं। तो चलिए अब हम इनको पूरा करते हैं। यहाँ पर हमारा जो 38 का प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, ये इसकी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी यहाँ पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो उसके अंदर आप निकाल सकते हो कि कितने किसान हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 53 कुछ मिलते जुलते प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 53 में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का पंजीकरण करने वाले कितने किसान हैं, और प्रश्न नंबर 38 में पूछा गया है कि कितने लोगों को इनका लाभ मिल रहा है। इसीलिए आपको PMKYC के तहत पंजीकृत किसानों की कुल संख्या कुल परिवारों से कम या बराबर होनी चाहिए। इसीलिए आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तर डालें। अब आता है हमारा 54 और 55 का प्रश्न। इसके अंदर आपको क्या डालना है। इसके अंदर भी आपको जो प्रश्न नंबर 38 में जितने परिवारों की संख्या को आपने डाला है उससे कम या उसके बराबर ही आपको प्रश्न नंबर 54 और 55 के अंदर डालना है। आप उससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं डाल सकते हो, क्योंकि गांव में इतने परिवारों का ही उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ। इसीलिए आप ध्यान रखें, जो प्रश्न संख्या 38 में आप डालते हो 53, 54, 55 में या तो उसके बराबर होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए। तो चलिए अब हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पशुपालन। तो पशुपालन के लिए यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से प्रश्न निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको दूध से जुड़ी हुई, पशुओं से जुड़ी हुई तथा पशु सखी या कोई इस तरह की जानकारी आपसे मांगी गई है वो आपको भरनी है।
यदि इसके अंदर जो सुविधा मांगी गई वो यदि आपके गांव में है तो आप हाँ कर दें, और यदि नहीं है तो नए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और वो कितनी दूर हैं आपसे वो भी ज़रूर बताएं। अगला ऑप्शन आता है मछली पालन। तो चलिए मछली पालन पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर आप हमें पूछा गया है कि यहाँ पर कोई मछली का काम करता है, यदि करता है तो आप हाँ पर करें, और यदि नहीं करता है तो आप नहीं पर क्लिक करें। कोई तालाब है वो बताएं, और यदि नहीं है तो मछली पालन का काम कितनी दूरी पर किया जाता है वो भी आप ज़रूर बताएं। अगला ऑप्शन आता है ग्रामीण आवास। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गांव में कच्ची दीवार वाले परिवारों की संख्या कितनी है। राज्य विशिष्ट आवास योजना प्राप्त हुई है, और यदि हुई है तो कितने परिवार हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। जल और पर्यावरण स्वच्छता, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कुछ प्रश्न निकल कर आए हैं। अभी इनके बारे में जो पूछा गया है वो आपको बताना है। आप यहाँ पर ये जानकारी भरते समय एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आप जो जानकारी भर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी आपको करना है। यदि आप कुछ ऐसी जानकारी भर देते हो जिसका आप बाद में कोई सबूत नहीं दे सकते हो तो ऐसी जानकारी आप न भरें, क्योंकि जब पूरे गांव का डाटा आप ऑनलाइन अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको जो जानकारी आपने इसके अंदर दी है उनकी फ़ोटो लेकर भी आपको इसके अंदर अपलोड करना है। तो इसीलिए आप ऐसी जानकारी भरें जो आपके गांव में हो, क्योंकि बाद में आप उनका फ़ोटो लेकर अपलोड कर सको। यदि आप ऐसी जानकारी भर देते हो जिसका कोई प्रूफ नहीं है तो आप बाद में फ़ोटो नहीं भर सकते हो। इसीलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, इसीलिए सही सही जानकारी इसके अंदर डालें। अगला ऑप्शन आता है हमारा सड़कें और संचार। यहाँ पर भी आपको सही जानकारी डालनी है ताकि बाद में आप अच्छी तरह से उनकी फ़ोटो अपलोड कर सको। यहाँ पर भी आपके गांव में ये सुविधा है तो बताएं, यदि नहीं है तो कितनी दूरी पर है वो बताएं। तो चलिए अब अगला ऑप्शन हमारा आता है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा। यहाँ पर बिजली से जुड़ी हुई, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई, पवन ऊर्जा से जुड़ी हुई इस तरह की कुछ जानकारी आपके गाँव में जो है वो इकट्ठा करके इसके अंदर डालना है। तो चलिए अब अगला ऑप्शन आता है हमारे सामने वित्तीय और संचार अवसंरचना। यहाँ पर बैंक से जुड़ी हुई, डाकखाने से जुड़ी हुई, और आपके गांव में मोबाइल है या नहीं है, नेटवर्किंग की जो सुविधा है या नहीं है, इसके बारे में पूछा गया। आप यदि आपके गांव में ये सुविधा है तो हाँ कर दें, और यदि नहीं है तो कितनी दूरी पर है वो बताएं। तो चलिए अब इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है बाजार और मेले। यदि ये सुविधा आपके यहाँ है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो ये कितनी दूरी पर है वो फिर आपको बताना है। अब अगला ऑप्शन आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें राशन कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी पूछी गई है, और कितने लोगों को इनका फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों के पास कौन सा राशन कार्ड है, वो सभी जानकारी इसके अंदर आपको डालनी है। अगला ऑप्शन आता है पुस्तकालय। तो चलिए यहाँ पुस्तकालय पर क्लिक करते हैं। यदि आपके गांव में पुस्तकालय है तो आप बताएं, और यदि नहीं है तो आप कितनी दूरी पर है वो बताएं। अगला ऑप्शन है मनोरंजन और खेल। यदि आपके यहाँ पर खेल की कोई सुविधा है तो आप बताएं। हमारे यहाँ न तो पुस्तकालय की सुविधा है और न कोई खेल की सुविधा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करते हैं। और आपके पास यदि ये सुविधा है तो आप हाँ पर क्लिक करें, और यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। अब अगला ऑप्शन आता है शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको स्कूल में जाकर उनसे ये जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो प्रश्न नंबर 129 है, आपके गांव के भीतर जितने स्कूल हैं वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को मिलाकर 129 के प्रश्न में आपको दिखाना है, और इसी के साथ जो 132 का प्रश्न है जिसमें शौचालय के बारे में पूछा गया है, वहाँ पर भी सरकारी और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उनमें जो शौचालय हैं, तो 129 और 132 का जो प्रश्न है वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। जितने आपने स्कूल दिखाए हैं उतने ही उसके अंदर शौचालय आपको दिखाने हैं। अगला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं पोषण, मातृ एवं बाल विकास। तो इसकी जानकारी आपके गांव में 1 या 2 आंगनबाड़ी है, वहां जाकर लें, और कुछ जानकारी आशा वर्कर से आपको मिलेगी। इसके लिए आपको आपके गांव में जो आंगनबाड़ी है उनमें जाना होगा, और आपके गांव के जो आशा वर्कर है उसके पास आपको जाना होगा, वहाँ से आप ये सभी जानकारी प्राप्त करें। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कमज़ोर वर्गों का कल्याण।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि विधवा पेंशन कितनी है, विकलांग पेंशन कितनी है, बुढ़ापा पेंशन कितनी है, सभी के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो अब अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यहाँ पर मनरेगा और अनारलम से समूह से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे गए हैं। इनके बारे में सरपंच या ग्राम सचिव से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। कि आपके गांव में कोई खादी छोटा कोई उद्योग है जो आपने लगा रखा हो, यदि लगा रखा है तो कितने हैं, इस तरह की जानकारी उसके अंदर देनी है। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा कोई उद्योग नहीं है तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया है। चल अगला ऑप्शन आता है सामाजिक वानिकी। तो यहाँ पर यदि आपके ये है तो ठीक है और यदि नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर दें। अगला ऑप्शन आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग यदि आपके गांव में कोई है तो ठीक है और यदि नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमने पूरा डेटा इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर बताया गया है RGSA के तहत उन्मुख निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या से कम या बराबर होनी चाहिए। जो पर्सन संख्या 7 है और 8 है उसके बारे में आपको पहले बताया था, वही पॉइंट यहाँ पर ये लागू होता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ ठीक है पर क्लिक करते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हम 8 डाल देते हैं और 8 डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। अब ठीक है पर फिर से क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 53 के पर्सन में फिर से ये दिक्कत आ चुकी है। तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यदि 38 के पर्सन में जो संख्या आप डालो उससे यहाँ पर कम डालनी है। 53, 54, 55 में आपको जो भी संख्या डालते हो वो जो पर्सन संख्या 38 के अंदर आपने जितनी डाली है उससे कम या उसके बराबर इसके अंदर आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सही कर देती हूँ और उसके बाद फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे सामने कौन सा ऑप्शन खुल कर आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने इस तरह से पेज खुल कर आ गया है। ये प्रश्न शौचालय के बारे में पूछा गया है। तो अब सबसे पहले हमें ठीक है पर क्लिक करते हैं। जैसे हम ठीक है पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 129 और 132 दोनों एक बराबर होना चाहिए। यदि आपके स्कूल 1 है तो शौचालय भी 1 होना चाहिए। यदि आपके गांव में स्कूल 2 हैं तो शौचालय भी 2 होना चाहिए। आपके गांव में जितने स्कूल हैं उतने ही आपके शौचालय होने चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। तो और यदि आपके गांव में स्कूल तो है लेकिन शौचालय नहीं है तो आपको स्कूल से शौचालय की संख्या कम करनी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले 129 में आपके जितने स्कूल हैं वो आप लिखें। फिर उसके बाद 132 में जो दोनों के लिए शौचालय है इस कॉलम में शौचालयों की जो संख्या है उसको आपको यहाँ पर डालना है। और यदि आप अलग अलग लिख देते हो तो आपका प्रश्न सही नहीं होगा। इसीलिए पहले स्कूल लिखें 129 के प्रश्न में और 132 के प्रश्न में आप अपना शौचालय लिखें। तो चलिए अब यहाँ पर इसको डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये बता रहा है कि क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ क्लिक करके आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा अपलोड हो गया। तो चलिए अब हमारा तीसरा कॉलम आता है जीपी डेटा दिखाएं। इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से पेज आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर पूरा कर लिया गया रिकॉर्ड होता है वो दिखा दिया जाता है कि यह काम आपका पूरा हो चुका है। इसलिए यहाँ पूरा कर लिया पर है क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है।
और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने सर्वे किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। ये आपका पूरा हो चुका है, क्या डाटा अपलोडिंग प्रगति पर है, अपलोड किया गया है, ये पूरी जानकारी आपको किस समय आपने अपलोड किया है ये आपको दिखाई देगी। तो चलिए अब इसको यहाँ से बैक कर देते हैं और अगले कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए अब इस डाटा को हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है चौथा कॉलम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका डाटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया, तो ठीक है पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद 5वां कॉलम है ऑफलाइन निर्यात करें, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है क्या आप ऑफलाइन फाइल में डेटा निर्यात करना जारी रखना चाहते हैं, तो ठीक है पर क्लिक करते हैं। जैसे हम ठीक है पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुल जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फाइल सफलतापूर्वक निर्यात हो गई है। अब ठीक है पर क्लिक करते हैं। इसके बाद 6वां कॉलम आता है PDF उत्पन्न करें। तो चलिए यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर इसको रहने देना है और यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इसकी PDF को डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह बताया गया है कि आप अपने गांव का चयन करें। तो यहाँ पर हम गांव को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से लोड लेगा और उसके बाद आपके सामने इस तरह से PDF ओपन हो जाएगी। जब आपकी PDF ओपन हो जाए उसके बाद आप अपनी PDF को सेव ज़रूर कर लें, ताकि यदि मिशन अंत्योदय ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बाद में PDF को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो यदि आपके पास फाइल सेव है तो आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हो। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।